नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। मारो राजस्थान में बात करेंगे रीट मामले की, जिस पर विपक्ष हमलावर है और लगातार दूसरे दिन विधानसभा में हंगामा किया है। इससे सदन की कार्रवाई 2 बार बाधित हुई है। फिर बात करेंगे स्पीकर के फटकार की। विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर सीपी जोशी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि सबको बात करने का अधिकार है, लेकिन यह कोई तरीका नहीं होता। साथ ही बात होगी मौत के बॉयलर की। आखिर में बात करेंगे नशे में एक गुरुजी की। रीट पर सड़क से सदन तक संग्राम। हंगामे से शुरू हुई दूसरे दिन की कार्रवाई 2 बार स्थगित हुई। सत्र की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। रीट लीक्स को लेकर सदन में हंगामा हुआ। कई बार वेल में आकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और 2 बजे के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा है। तो ये आज विधानसभा की कार्रवाई की तस्वीरें हैं, जहां पर विपक्ष ने लगातार रीट लीक्स मामले को लेकर, सीबीआई जांच को लेकर हंगामा किया। 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। हंगामे आज दूसरा दिन है और आज दूसरे दिन भी हंगामा बना रहा। सत्र की कार्रवाई को 2 बार के लिए स्थगित करना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी इस पर खासा नाराज हुए। उन्होंने कहा कि यह परंपरा गलत है, सबको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन कार्रवाई बाधित नहीं होनी चाहिए। हालांकि लगातार हंगामे के चलते 2 बार कार्रवाई बाधित हुई। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते विधानसभा में कार्रवाई हंगामेदार रही। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने रीट मामले को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। इसी बीच विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने बीजेपी विधायकों से शांत होने को कहा और शून्यकाल में सरकार से रीट पर जवाब देने की बात कही, लेकिन इस पर भी बीजेपी विधायकों का हंगामा जारी रहा। नारेबाजी के बीच ही प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई जारी रही। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने रीट मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। भारी हंगामे के बाद सदन को 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा। क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त राजस्थान देवली के मास्टर प्लान 2003-2023 में शामिल टोंक जिले के राजस्व ग्राम देवली, अंबापुरा। रीट पर विधानसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। बीजेपी ने वेल में आकर जोरदार शोर शराबा किया। मंत्री शांति धारीवाल ने विपक्ष को जवाब दिया। कड़ा कानून बनाएगी सरकार। शांति धारीवाल ने कहा, हल्ला बोलने वाले अपनी हकीकत नहीं जानते। 2016-2018 में भी कई पेपर आउट हुए थे। 2014 में आरएस, आरजेएस, आईडीसी पेपर आउट हुए। बीजेपी सरकार ने एक भी जांच सीबीआई को नहीं दी। बीजेपी सरकार ने एसओजी तक को जांच नहीं दी। 5 बार बीजेपी राज में पेपर आउट हुआ था। थानों से ऊपर जांच ही नहीं की गई। शर्म आनी चाहिए विपक्ष को। 38 लोगों की रीट मामले में गिरफ्तारी कर चुकी है ये सरकार। सही है कि नगर पालिका देवली के मास्टर प्लान 2003-2023 में शामिल टोंक जिले के राजस्व ग्राम देवली, अंबापुरा, माधोपुरा एवं भीलवाड़ा जिले के कुचलवाड़ा कला एवं ऊंचा को नगर पालिका देवली क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। उक्त राजस्व गांवों को नगर पालिका देवली क्षेत्र में शामिल किए जाने हेतु नगर पालिका मंडल की बैठक 9/12/21 को में प्रस्ताव पारित किया जाकर के उक्त प्रस्ताव 18/1/22 को विभाग को प्राप्त हुआ है। निर्धारित मापदंडों के अनुसार परीक्षण कराकर इन गांवों को सम्मिलित कराने पर विचार किया जाएगा। खंड 2 इस बिंदु का उत्तर बिंदु संख्या 1 में निहित है। इतनी बड़ी धांधली, जितना मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड में लिखाने लायक है, उसी किस्म की धांधली है। यदि दुनिया के किसी भी इस तरीके के स्कैंडल को काउंट किया जाएगा, धांधली को, तो रीट की परीक्षाएं ये दुनिया में गिनीज बुक में नाम लिखाने लायक धांधली जैसा होगा। हम लोग पूरे तरीके से संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं। इस मामले में मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। विधायक दल में भी एक राय से तय हुआ था कि रीट के खिलाफ सीबीआई जांच की पूरी मांग तक हम लोग इसको पूरी तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। तो इसलिए अभी देखते हैं, सदन जुड़ेगा और बाकी लोगों की क्या राय होती है उसके अनुरूप की बात करेंगे। राजस्थान के सरकार के चौथे बजट सत्र का आज दूसरा दिन है।
कल हमने महामहिम राज्यपाल की मर्यादाओं को पूरा पालना करते हुए 1 घंटे और 8 मिनट तक खड़े होकर एक शब्द भी बिना बोले हमारा विरोध दर्ज करवाया और सरकार से मांग की काली रीट और उसके अंदर जिस प्रकार की चीट हुई है, राजस्थान के लाखों नौजवानों के अरमान टूटे हैं और एक षड्यंत्रकर्ता आज भी पर्दे के पीछे है। आज से पहले इस सरकार के चलते जो भी परीक्षा हुई उन सब पर राजस्थान का नौजवान संदेह करने लगा है। इसलिए हमारी मांग है कुछ पदस्थ बैठे लोगों पर, क्योंकि एसओजी उनसे पूछताछ नहीं कर पाएगी, स्टेट एजेंसी है इसलिए सीबीआई से जांच कराओ। हमने कल माननीय अध्यक्ष महोदय से भी प्रार्थना की कि हम सदन में भाग लेना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा राज्यपाल महोदय का बजट में एक भी सरकार की नीति नहीं दिखी, सरकार का कार्यक्रम नहीं दिखा। इन सारी बातों को लेकर हमें सरकार के सामने जनता के दर्द को रखना चाहते हैं, पर सरकार जानबूझकर गतिरोध पैदा किए हुए हैं। हम आज भी प्रयास करेंगे गतिरोध टूटे, सरकार सीबीआई से जांच की मांग को माने और उसके बाद बहस पर हम सब लोग आने को तैयार हैं, वरना प्रश्नकाल से ही हम अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। देखिए, प्रतिपक्ष को हमारा भी सबसे अपील ये है कि सदन चलना चाहिए। बजट सत्र आता है, मुश्किल से 18-20 बैठक होती है और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को बजट भी पेश करना है। तो अभी आने वाले समय में कल ही कार्य सलाहकार समिति की मीटिंग हुई है और मीटिंग के अंदर जो भी तय हुआ है वो भी सदन में रखा जाएगा और वो भी तय उन प्रतिपक्ष के लोग जो नेता है या उनके सदस्य हैं उनके सबकी मौजूदगी में क्या क्या कार्य लिए जाएंगे सदन में वो तय हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल द्वारा ये हमने तय किया है कि जब तक सरकार रीट की परीक्षा की सीबीआई से जांच की सहमति केंद्र को नहीं भेजती, तब तक हम सदन में इसका विरोध जारी रखेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार इसकी घोषणा करे। उसके लिए जो लोकतांत्रिक तरीके विरोध के हैं उन सब का हम इस्तेमाल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों का निर्णय एक ही है, जब तक सरकार रिट परीक्षा की सीबीआई से जांच कराने की घोषणा नहीं करे तब तक हम हमारी मांग के ऊपर अड़े रहेंगे। दूसरा मेरा सरकार को एक सुझाव है, अगर सरकार चाहती है कि राजस्थान के अंदर नकल माफियाओं को शिकंजा कसा जाए तो आज ही एसओजी से एक पत्र निकलवा दे कि जिन्होंने भी पैसे दिए हैं पेपर लेने के लिए या जिन भी दलालों ने पैसे लिए हैं, पैसे देने वाले के खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इससे दो काम हो जाएंगे, एक तो जो बेचारों के गरीबों के पैसे लगे हैं वो पैसे वापस आ जाएंगे और दूसरा वो परिवाद के माध्यम से राजस्थान के तमाम दलालों की सूची भी एसओजी के पास आ जाएगी कि किन किन लोगों ने पैसे लेकर ये खेल रचने का काम किया है। लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। सरकार अपने नेताओं को बचाने के लिए, सरकार अपने अधिकारियों को बचाने के लिए सिर्फ लेवल 2 की परीक्षा को निरस्त करके इतिश्री करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक इस मुद्दे को जब तक सीबीआई से जांच नहीं हो, जब तक गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो, तब तक हम इस मांग के ऊपर अड़े रहेंगे। देखिए, जांच उसकी चल रही है। बीजेपी का मुद्दा बनाना राजस्थान के लिए हम लोगों के लिए कोई इतना ज़्यादा सोचनीय विषय नहीं, क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं, उनकी आदत है ये सब करना जिस तरह से। और मैं कहूँगी कि उनके साथ में पूरी तरह से न्याय किया जा रहा है। उनके परिवार से मैं सतत रूप से संपर्क में हूँ, मैं उनसे बात भी कर रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि वो नाखुश है, वो हमारी जो कार्रवाई सरकार के माध्यम से चल रही है उससे संतुष्ट है। ये तय बात है, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प ले रखा है राजस्थान की जनता के मान सम्मान का अपमान करने का। बीजेपी राजस्थान का अपमान कर रही है, राजस्थान की जनता का अपमान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बिना मुद्दों के, बिना सबूतों के, बिना गवाह के और उन मामलों पर बहस करना चाहती है जिस पर हम तो तैयार है। सड़क पे कर लो, सदन में कर लो, सदन के बाहर कर लो, बीजेपी कार्यालय में कर लो। लेकिन ये जो रीट का मामला है, इस मामले की जांच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करवाई और पहले भी पेपर लीक हुए, हमेशा सिर्फ पेपर रद्द होकर रह गया। अब की बार तो कह दिया कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए, अपराधियों को जेल में भेज दिया, सारा काम हो गया, सीटें बढ़ाकर नए पद निकाल दिए। लेकिन बीजेपी
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, आज दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, 2 बार सदन को स्थगित करना पड़ा, विधानसभा अध्यक्ष भी नाराज हुए, साथ ही साथ शांति धारीवाल ने सफाई देते हुए कहा रीट लीक्स को लेकर कि बीजेपी राज में 5 बार पेपर लीक हुए थे। एसओजी की जांच और सीबीआई जांच तो छोड़िए, पुलिस या जांच से बात ऊपर ही नहीं बढ़ पाई। क्या कुछ कहा बीजेपी नेताओं ने इस पर? दिनेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? फिर से कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता दिनेश से बात करने की। तो आज ये विधानसभा की तस्वीरें हैं जहां पर सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि सबको बोलने का मौका मिलेगा। सरकार की तरफ से रीट लीक्स मामले को लेकर मंत्री शांति धारीवाल ने सफाई दी। शांति धारीवाल ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और आइंदा से कोई पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार कड़े कानून लेकर आएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज जो बीजेपी रीट लीक्स का विरोध कर रही है, बीजेपी के अपने राज्य में 5 बार पेपर लीक हुए थे। सीबीआई जांच बहुत दूर की बात। एक बार फिर से कोशिश करते हैं दिनेश शर्मा से बात करने की। दिनेश, आज दूसरे दिन भी जो है हंगामा बरपा रहा और फिर से 2 बार सदन को स्थगित करना पड़ा। विपक्ष अड़ा हुआ है रीट लीक्स की सीबीआई जांच को लेकर। शांति धारीवाल ने मोर्चा संभाला, उन्होंने सरकार की तरफ से सफाई दी और यह भी कहा कि बीजेपी राज में 5 बार पेपर लीक हुआ। सीबीआई तो बहुत दूर की बात, एसओजी की जांच भी नहीं हुई, पुलिस या जांच से मामला आगे ही नहीं बढ़ पाया। क्या कुछ कहा विपक्ष ने इस पर? सरकार ये कहकर बच नहीं कर सकते, बचकाना दलील है, इससे सरकार बच नहीं सकती। बिल्कुल, देखिए हंगामा जो है अनलिमिटेड हुआ और हमारे साथ में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी जो हैं वो यहाँ पर हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, लगातार हंगामा, ये कहा गया स्पीकर की ओर से कि सरकार का वक्तव्य वो दिलवाएंगे अगर आप मानेंगे प्रश्नकाल। हमारी 2 टूक मांग है, 2 शब्दों की मांग है सीबीआई से जांच, इसके अलावा हमारी कोई मांग ही नहीं और सरकार उससे बचना चाहती है क्योंकि सारे तार सरकार के बड़े करिंदों की ओर जा रहे हैं। ये 16 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनके अभिभावकों का सवाल है और सरकार जिस प्रकार का आचरण कर रही है, राजीव गांधी स्टडी सर्किल जो बना हुआ है सुभाष गर्ग जो मंत्री है उनकी सदारत में और जिसके पैटर्न खुद मुख्यमंत्री है, जब उनके कारिंदा इस प्रकार का काम करें तो क्या एसओजी उसकी जांच कर पाएगी? इसलिए हमारी मांग है सीबीआई से जांच। आज ही सदन में एक सवाल आया पेपर लीक से जुड़ा हुआ, उसमें सरकार ने जवाब दिया कि 5 बार पेपर आउट हुए, रीट के भी पेपर आउट हुए, लेकिन कोई जांच उनकी नहीं करवाई गई। अब देखिए, सरकार इससे बच नहीं सकती, ये संगठित गिरोह इसी सरकार में पनपा है। अगर पिछली सरकार के समय में कोई गड़बड़ हुई तो सरकार को चुनौती है, कौन मना करता? उसकी जांच भी सीबीआई को दे दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। स्पीकर से अलग से कोई मुलाकात हुई है? कैसे गतिरोध? हमने प्रार्थना की थी स्पीकर साहब से कि आप सरकार को सीबीआई से जांच के लिए हाउस में घोषणा करा दें, सब काम समाप्त हो जाएगा, पर हो नहीं पाया। बिल्कुल, देखिए तो स्पीकर से जो है वो मुलाकात की अलग से जो है विपक्ष ने, लेकिन अभी गतिरोध लगातार जारी है और आज सदन में हमने देखा कि किस तरीके से जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, प्रश्नकाल के साथ जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई, लगातार हम ये बता रहे थे कि विपक्ष जो है अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और हंगामा जो है वो देखने को मिलेगा आज सदन में। तो पूरा जो है वो अभी तक की जो कार्रवाई है वो पूरी हंगामे के दौरान हुई। स्पीकर ने सदन चलाया हंगामे के बीच भी, लेकिन प्रश्नकाल की अगर बात करें, देखिए प्रश्नकाल में 20 सवाल आज सूचीबद्ध थे, तारांकित सवाल जिन पर चर्चा होनी थी, लेकिन उसमें से केवल 6 सवालों पर चर्चा हो पाई। बाकी जो सवाल थे 14 वो भाजपा विधायकों के थे, भाजपा विधायकों ने सवाल नहीं पूछे। उसके बाद शून्यकाल की कार्रवाई जब शुरू हुई तो शून्यकाल में भी विपक्ष ने हिस्सा नहीं लिया। तो पूरी कार्रवाई जो है वो विपक्ष के हंगामे के बीच, और विपक्ष जो है वो लगातार वेल में डटा रहा, लगातार नारेबाजी उन्होंने की और तख्तियां वहां पर लहराई, कैमरे के सामने जो है आकर उन्होंने रीट की सीबीआई जांच हो उसकी तख्तियां लहराई। अब जो है 2 बजे तक सदन स्थगित है, 2 बजे बाद जो है कार्रवाई फिर से शुरू होगी और फिर से अब क्योंकि जो कार्रवाई चलेगी उसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू बिल्कुल होगी। दिनेश, आगे क्या होता है, क्या हंगामा लगातार बना रहता है, ये भी जो है इस पर नजर बनाए रखिएगा। समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने कहा कि सीएम गहलोत ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में राजीव अरोड़ा ने कहा कि वो मेक इन राजस्थान को प्रमोट करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लघु उद्योगों का विकास करना और प्रदेश से निर्यात
बढ़ाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। आपको बता दें कि करीब 3 साल बाद हुई राजनीतिक नियुक्तियों के तहत राजीव अरोड़ा को राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। करीब 3 साल बाद गहलोत सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियां कर दी है। राजीव अरोड़ा को राजस्थान लघु विकास निगम की जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह से वो इस बोर्ड को आगे लेके जाएंगे, इस निगम को, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, बधाई। आपको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, वो भी इन्वेस्ट समिट से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने मेरे पे विश्वास व्यक्त कराया। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकूं, कांग्रेस की लीडरशिप की उम्मीदों के ऊपर। और ये जो विषय है, ये सचिन मेरे बहुत दिल के नज़दीक है। मैं खुद लघु उद्योग से जुड़ा हुआ हूँ और इस पूरे देश के अंदर जो जीडीपी का सबसे बड़ा जो भाग है वो एमएसएमई के हाथ में, छोटे उद्योगों के हाथ में है। और सबसे ज़्यादा रोजगार का सृजन भी छोटे उद्योगों से होता है। तो ये बैकबोन है राजस्थान की इकोनॉमी की भी। बैकबोन जो है वो कुटीर उद्योग है, छोटे उद्योग है, और लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़े हुए हैं। जयपुर की आप गलियों में जाओ तो कहीं पे मूर्ति कला है, कहीं पे जूतियाँ बन रही हैं, कभी पीतल का काम हो रहा है, कभी हैंडीक्राफ्ट का काम हो रहा है, कभी लकड़ी का काम हो रहा है। तो ये जो सारे कलाकार, दस्तकार, हस्तशिल्प के लोग, बाकी कुटीर उद्योग के लोग हैं, वो सारे के सारे लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और ये निर्यात भी बहुत करते हैं, जो देश के लिए आवश्यक जो विदेशी मुद्रा होती है उससे भी मालूम पड़ती है। अब राजस्थान सरकार इन्वेस्ट राजस्थान समिट भी करने जा रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में जो औद्योगिक वातावरण बना है उस भी फ़ायदा मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जोधपुर है, अजमेर है, पाली है, बाड़मेर है, जयपुर इक्सेल्फ है, इनमें कुटीर उद्योग की बहुत संभावना है। मैं कोशिश करूँगा कि दस्तकारों के लिए, छोटे व्यापारियों के हित के लिए हम काम कर सकें और आने वाले समय में राजस्थान एक उद्योग के अंदर अग्रणी राज्यों में गिनती हुई उसकी। तो राजस्थान में लघु उद्योगों का जो वृहद क्षेत्र है, प्रमुख प्राथमिकताएं जो आप पहले स्तर पे करना चाहते हैं या पहले चरण में आप करना चाहते हैं, वो क्या कुछ है? देखिए, हम चाहते हैं कि एक तो स्किल ट्रेनिंग हुए, ज़्यादा से ज़्यादा जो कारीगर हैं, जो कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पास नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, उनके पास नई स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद राजस्थान सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन चलाया है, निर्यातक बनो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्सपोर्ट की रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे कि जो राजस्थान में उत्पादन होता है वो अभी बम्बई, दिल्ली के एक्सपोर्टर्स के पास जाता है और वहाँ से फिर वो एक्सपोर्ट होता है। तो वो उस राज्य के अंदर वो निर्यात जुड़ाव माना जाता है। हम चाहते हैं कि राजस्थान का जो व्यापारी है, जो उद्यमी है, वो यहाँ से डायरेक्ट निर्यात करे। तो यहाँ से निर्यात ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि लोग सक्षम हों और निर्यातक बने। मेक इन राजस्थान जो है वो सब जगह जाए। और अशोक गहलोत जी जो है वो बड़े हमेशा चिंतित रहते हैं। उन्होंने समय समय पे ऐसे कलाकारों के लिए, ऐसे कारीगरों के लिए आवास उपलब्ध कराए, विभिन्न योजनाएं लेके आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर राजस्थान में इस क्षेत्र में बहुत काम होगा। देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन जोगिंदर अवाना ने कहा कि गुर्जर समाज की बेटियों के लिए छात्रावास बनाना पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने अपनी नियुक्ति के लिए सीएम अशोक गहलोत का आभार जताया। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने और कुछ क्या कहा, आपको सुनाते हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बम्पर राजनीतिक नियुक्तियां की है और इन राजनीतिक नियुक्तियों में देवनारायण बोर्ड जैसे अहम बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है विधायक जोगिंदर अवाना को। वो हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। अवाना जी, सबसे पहले तो बधाई। किस तरह का जोश है, क्योंकि लोगों की बड़ी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई है और देवनारायण बोर्ड तो अपने आप में एक बहुत बड़ा बोर्ड है जो पॉलिटिकली भी साउंड रखता है। और दूसरी बात यह कि जो परसेंटेज, वोट ऑफ परसेंटेज है गुर्जर समाज का, वो भी बड़ा मायने रखता है राजस्थान की सरकारों के लिए। देखिए, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी। और ये वास्तव में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पिछले लंबे समय से खासकर हमारा जो गुर्जर समाज है वो आंदोलन कर रहा था पीछे आरक्षण की मांग को लेके। 73 लोगों की जान भी पिछली सरकार में गई, उसके बाद भी आरक्षण नहीं मिला। और विशेष रूप से मैं आभारी हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत साहब का कि जैसे ही सरकार 2018 में बनी, उन्होंने हमारे समाज, जो गुर्जर समाज है, उसको आरक्षण दिया। और 73 लाठियां भी नहीं चली, उसके बाद भी आरक्षण दिया। कहीं कोई आंदोलन आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला साहब कर रहे थे तो उनको बिल्कुल सम्मानजनक तरीके से उठाया
बातचीत की और सारे रास्ते खोलने के बाद में आरक्षण दिया। इसके लिए मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और ये बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर समाज बड़ी संख्या में हमारा है और वास्तव में शिक्षा की दृष्टि हो चाहे आर्थिक हो, उन सब में समाज काफ़ी पीछे है, पिछड़ा हुआ है। मेरा ये पूरा जिम्मेदारी बनेगी कि मैं कहीं ना कहीं बराबरी पे समाज को लेके आऊं और जितनी भी योजनाएं देवनारायण बोर्ड में जो भी होंगी, अभी तो मैं नया हूं, खाली एक नियुक्ति हुई है और सारी चीज़ों को समझना है बारीकी से। पूरे राजस्थान प्रदेश का दौरा भी करना है, हर जिले में मैं जाऊंगा और उसके बाद में जो जो चीज़ें आएंगी, जो जो प्रस्ताव क्षेत्रीय लोग, हमारे समाज के लोग मुझे देंगे, जो समाज के हित में हो सकेंगे, उनको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख के, और मेरी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले देवनारायण छात्रावास जो है, जो खासकर बच्चियों की जो शिक्षा है, उसमें अत्यंत आवश्यक है। जो मैंने महसूस किया, जैसे मैं हर जिले में जाता रहता हूँ, कि बच्चियों के शिक्षा के लिए अधिक से अधिक छात्रावास हम खोल सकें, विद्यालय हम खोल सकें, उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। लवली वाधवा, न्यूज़ 18। राजनीतिक नियुक्तियों के तहत जोधपुर के राजेंद्र सोलंकी को राज्य पशुधन विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा के बाद से सोलंकी के मंडोर स्टेट आवास पर पार्टी के कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतक बड़ी संख्या में पहुंचे, जहां फूलमाला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर न्यूज 18 संवाददाता डॉक्टर रंजन दवे ने खास बात की राजेंद्र सोलंकी से। राज्य पशुधन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं राजेंद्र सोलंकी। राजस्थान की राजनीति में जोधपुर के कांग्रेस में बड़ा नाम है, जानते हैं उनसे क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है, किस तरीके से देखते हैं नई अपॉर्चुनिटी? वो तब वहाँ पे जाएंगे जब मालूम पड़ेगा क्या सरकार की योजना है, सरकार के क्या काम, जनता के बीच में जो भी काम है उनको कड़ी के रूप में जो भी काम है वो उसको पहुँचाने का काम हम करेंगे। जी, पहले आप जेडीए की जिम्मेदारी संभालते थे, इस बारी राज्य स्तर पे काम दिया गया है आपको। ये अशोक गहलोत साहब की मेहरबानी है कि मेरे जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को एक राजनीतिक हैसियत बनाने में राजस्थान की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। कि वास्तव में अशोक गहलोत साहब का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने जो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं पर जो विश्वास किया है, उस विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। अभी जो माहौल चल रहा है उसमें देखा जाए तो किसानों की बात, कई आंदोलन हुए, काफ़ी राजनीति भी हुई, ऐसे में पशुधन एक महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिहाज से, तो क्या मायने रहेंगे जो नई जो जिम्मेदारी मिली है उसके? वो तब जाएंगे जब वहाँ पे मालूम पड़ेगा कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनको, जो भी इस डिपार्टमेंट से, जो भी इस विभाग से जुड़ी हुई है, उसको जनता तक पहुँचे। ये हमारे तो हमेशा ये भावना रही और आगे भी हम ये काम, जो भी जनता के जो काम है उनका, ये सरकार की योजनाएं पहुँचे। और असली मकसद तो वही होना चाहिए कि भाई जो भी योजनाएं बनती है तो उसका आज हमारे को जो पद दिया गया है, तो पद का उसका सदुपयोग तो जब ही है जब उस सरकार की योजना को हम पहुँचाएँ। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। डॉक्टर शंकर यादव का अनुसूचित जाति वित्त और विकास कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इधर घोषणा के बाद डूंगरपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। वहीं यादव को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अनुसूचित जाति वित्त और विकास कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर डॉक्टर शंकर यादव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया। यादव ने कहा कि सरकार ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी है उस पर वो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को लाभान्वित करने के कार्यों पर जोर देंगे। मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं लगभग 40 साल से शेड्यूल कास्ट जो अनुसूचित जातियां हैं उनके विकास के लिए और उनके जो मूलभूत समस्या उनको लेके भी जो जिम्मेदारियां मुझे पहले अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेश अध्यक्ष भी मिला और पूरे राजस्थान में हमने भ्रमण करके पूरे राजस्थान की जो डेटा है उसको इकट्ठी करके मुख्यमंत्री जी को दिए हैं। और मुझे जो जिम्मेदारी दी है अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम की, मैं प्रयास करूंगा राजस्थान सरकार की जो नीतियां बन रही हैं और जो भविष्य में बनने वाली है वो आम दलित के द्वार तक जाए और जो सपना महात्मा गांधी जी ने और डॉक्टर अंबेडकर जी ने देखा था और अशोक गहलोत जी जिस सपने को पूरा करना चाहते हैं उसमें पूरी भूमिका बहुत ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। पूर्व कांग्रेस सांसद और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे रामेश्वर डूडी को लंबे राजनीतिक अनुभव का लाभ मिला। मुख्यमंत्री ने सांसद, विधायक, जिला प्रमुख सहित पार्टी में प्रभावी दायित्व निर्वहन पर डूडी पर विश्वास जताते हुए एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सौंपी है। न्यूज 18 से बातचीत में रामेश्वर डूडी ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई।
राजस्थान स्टेट एग्रो डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज बोर्ड का जो चेयरमैन है वो बनाया गया रामेश्वर डूडी साहब को। हमारे साथ में डूडी साहब मौजूद हैं। डूडी साहब, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली आपने, जब संकट के समय में थी कांग्रेस तब आप अगुवाई करते थे, अब आज आपको ये दारोमदार दिया गया, किस तरह से देखते हैं इस नियुक्ति को और आगे क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? देखो, मैं हमेशा जो गांव ज़मीन से जुड़ा हुआ मेरा व्यक्तित्व रहा और मैं गांव का आदमी हूं। और जिस तरीके से पार्टी ने, हमारे पार्टी के अग्रिम नेताओं ने, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे चीफ मिनिस्टर जो है अशोक गहलोत साहब और सभी जो हमारे अग्रणी नेता हैं, सचिन पायलट साहब हैं, सारे जितने भी अग्रणी नेता हैं, उनकी स्नेह से जो है मुझे जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को हम बेखूबी निभाने का काम करेंगे। मैंने आपको पहले निवेदन किया कि मैं गांव और खेत से जुड़ा हुआ आदमी हूं और जिस तरीके से मेरे को जो है इस एग्रो बेस पे जो है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट का जो काम मुझे दिया गया है, इसको हम पूरे मजबूती तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारा देश जो है खेती पे टिका हुआ है। हमारी इकोनॉमी जो है किसान है, किसान को मजबूत और सशक्त किस तरीके से किया जा सकता है। तो मैं इसमें ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा एग्रो बेस जो इंडस्ट्रीज है उसको हम मजबूत करेंगे, जिससे हमारे किसान की आय बढ़ेगी, किसान मजबूत होगा, सशक्त होगा। तो हमारा ध्येय और लक्ष्य है कि आने वाले समय के अंदर हम एग्रो बेस की जो इंडस्ट्रीज है उसके डेवलपमेंट के लिए हम पूरा मजबूत तरीके से रहकर एक अच्छे सोच से काम करेंगे, जिससे हमारा किसान जो है मजबूत और सशक्त हो सके। कांग्रेस पार्टी का ध्येय, कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य, कांग्रेस पार्टी की नीति और रीति जो है गाँव, खेत और खलिहान के अंदर मेल खाती है। हम कांग्रेस पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं, हम कार्यकर्ता हैं, तो हमारा सोच जो है उस किसान के अंदर नियत है, उस खेतियारी मजदूर के अंदर नियत है। तो हमारा आगे आने वाले समय के अंदर जो ठेठ ढाणी के अंदर बैठा हुआ जो हमारा गरीब किसान है, जो खेतियारी मजदूर है, उसको सशक्त और मजबूत करने की भूमिका बनाकर और इस एग्रो बेस को, इस इंडस्ट्रीज को बहुत मजबूत तरीके से स्थापित कर और आगे आने वाले समय के अंदर किसान को मजबूत करने का काम करेंगे। आपको पता होगा कि किसान की आय ऐसे दुगनी नहीं होगी, किसान ऐसे सशक्त और मजबूत नहीं होगा, क्योंकि आज एग्रो बेस इंडस्ट्रीज जो है मजबूत होगी। हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। हमारा आगे ध्येय है कि गांव के अंदर, क्योंकि कोऑपरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। डॉक्टर चंद्रभान को नई जिम्मेदारी मिली है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष बने चंद्रभान। पुखराज पराशर को भी नई जिम्मेदारी मिली। जन अभाव अभियान निराकरण समिति की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। पवन गोदारा को भी अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास कॉर्पोरेशन का जिम्मा सौंपा गया। न्यूज 18 से बातचीत में बोले नव नियुक्त पदाधिकारी जो जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी निभाया जाएगा। गहलोत सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियां कर दी हैं और इसका काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। इस वक्त 3 दिग्गज हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बीसूका के उपाध्यक्ष आपको पद दिया गया है। पहले तो ये बता दीजिए, बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था इसका? वो इंतजार तो खत्म हो गया, इसलिए उस पर तो क्या कहना है। लेकिन आपको बीसूका का उपाध्यक्ष बनाया, किस प्रकार से इस काम को आप आगे बढ़ाएंगे? पार्टी ने और सरकार ने जो नई जिम्मेदारी दी है, इसका मैं ईमानदारी से और निष्ठा के साथ में निर्वहन करूंगा। 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समन्वय समिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है और जो भी इसमें कार्य हैं, जो भी जिम्मेदारी है, उसका पूरे जो कहना चाहिए कि जो में क्षमता के साथ में इनको क्रियान्वित करेंगे। मैं पहले तो हमारे जो हाईकमान हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जन अभाव अभियोग निराकरण समिति की जिम्मेवारी दी है। मुझे डॉक्टर चंद्रभान जी के अधीन जब आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके साथ में महासचिव पद पर कार्य करने का मौका मिला। उनसे बहुत कुछ सीखा हमने और मैं समझता हूँ कि जनता की और सरकार के बीच में जो समस्याएं हैं, उनके बीच में जो समन्वय का काम है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय का काम है, वो हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे, जैसा हम पहले भी कर चुके हैं। और पार्टी के साथ में पिछले 25 साल से हमारा जुड़ाव है, तो उस तरीके से सारे लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से ये काम को अंजाम देंगे।
देखिए, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने और अजय माकन जी ने इस बार जो ये सूची आई है, इसमें जो कांग्रेस के लिए पिछले 30, 40, 50 साल जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, सबको मौका दिया है। युवाओं को भी मौका दिया है, वरिष्ठ जनों को मौका दिया है। डॉक्टर चंद्रभान जी हों, जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मैं उनके साथ यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था। ऐसे लोगों को मौका देकर निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा आएगी। आने वाले और ब्रेक के बाद देखेंगे संकट मोचन पर संकट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत